क्लास स्टार्ट कर दी है और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जब एपी में देख रहे थे तो आपने एपी में क्या देखा था, आपने देखा था एपी में एक सीरीज दी हुई थी। तो सीरीज में आपने ध्यान दिया कि ए था, ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था, ए प्लस 3d था। मतलब आपने एपी में ध्यान दिया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस वही आ रहा है जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करने पर आ रहा है। तो जीपी में हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आता था, लेकिन एपी में हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आता था। लेकिन जीपी में क्या होता है बच्चों, जीपी में बच्चों ऐसा होता है कि जैसे आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म, लेट से आपने लिखा ए, दूसरा टर्म आपने लिखा ए आर, तीसरा टर्म आपने लिखा ए आर स्क्वायर, फिर आपने लिखा ए आर क्यूब, इस तरह से आप लिखते चले गए। तो बच्चों अगर आप जीपी में सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो है जो फिक्स है हर जगह, चाहे आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करिए, चाहे आप फोर्थ टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करिए। तो बच्चों जो रेशियो है ना वो आर जो है वो फिक्स है हर जगह, चाहे आप पहली जगह से देखिए चाहे आप दूसरी जगह से देखिए, कॉमन रेशियो बच्चों हर जगह सेम आ रहा है। तो बच्चों ये जो पहला टर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर हम इनका नाम लिखेंगे दिस इज क्या है, ये दिस इज फर्स्ट टर्म, क्या है ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। समझ में आ रहा है? तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में बताओ क्या लिखा हुआ है ए, सेकेंड टर्म में देखो क्या लिखा है ए आर, थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म में ए आर की पावर क्यू। तो बच्चों ये बात पक्की है कि nth टर्म में ए जरूर होगा क्योंकि हर जगह ए है, तो nth टर्म में भी ए होगा। अब बच्चों जरा देखो फर्स्ट टर्म में आर नहीं है लेकिन सेकेंड टर्म में आर है, क्या है आर की पावर 1 है, फिर क्या है आर की पावर 2 है, आर की पावर 3 है। तो nth टर्म में क्या होगा, आर की पावर n थोड़ा ना होगा, n माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि r कहां से स्टार्ट हो रहा, सेकेंड टर्म से चालू हो रहा है ना, एक टर्म कम है उसमें, इसलिए हमने क्या लिखा r की पावर n माइनस 1। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि जो जीपी का nth टर्म होता है, क्या बताया मैंने, जो nth टर्म ऑफ जीपी होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। nth टर्म ऑफ जीपी इज an भी आप उसको कह सकते हैं, tn भी कह सकते हैं। तो nth टर्म ऑफ जीपी होता है ए आर की पावर n माइनस 1, दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो देखो बच्चों उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता दो, दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? अब बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से आपने एपी का फर्स्ट टर्म पढ़ा था उसी तरीके से nth टर्म यहाँ पर जो होता है वो ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। एपी में जिस तरह फर्स्ट टर्म ए होता है, जीपी में भी फर्स्ट टर्म ए होता है। ठीक है, वहां कॉमन डिफरेंस डी होता है और यहाँ कॉमन रेशियो आर होता है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको 2-3 करके बताते हैं, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगर हो पाए तो आप ही क्वेश्चन के आंसर बता दीजिएगा, हो सकता है बिगिनिंग लेवल पे आपने भी की हो। जैसे हमने बच्चों लिख दिया कि विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी है आपकी 2, 1, 1/2, 1/4, ये है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपसे क्या पूछा, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/128। ये है बच्चों क्वेश्चन आपका, देखिए जरा। हमने आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/128। तो जीपी क्या है बच्चों, 2, 1, 1/2, 1/4, इस तरह से बच्चों ये जीपी दी हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा इस जीपी का कौन सा टर्म 1/128 होगा। ठीक है, तो अब बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो बच्चों आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म तो उसका 2 है, क्लियर कट नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका 2 है। और जब सर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/2। और आप चाहे थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करिए तब भी 1/2 आएगा, चाहे फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करिए तो भी 1/2 आएगा।
और सर nth टर्म क्या है? nth टर्म आपको दिया है 1/128, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा टर्म 1/128 होता है, तो आप कहेंगे सर nth टर्म विल बी 1/128। तो nth टर्म की जगह आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/128। इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, a की जगह 2 लिख देंगे, r की जगह 1/2 लिख देंगे, पावर n-1 इज इक्वल टू 1/128। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? यहां तक अभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आप आगे भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो बच्चों 2 मल्टीप्लाई में है, इसको 1/2 की पावर -1 इस तरह से लिख दीजिए। क्यों लिख देंगे? ताकि आपका बेस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना? तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे लिख दें, 2 को हम 1/2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। बच्चों सेम है बेस, तो आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो n-1 मतलब n-2। और बच्चों जो 1/128 होता है, जो 128 होता है ये 2 की पावर 7 होता है, तो ये 1/2 की पावर 7 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9। तो सभी को ये बच्चे क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया। दिस इज द आंसर। एकदम सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन अभी बताया आपको। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है ना? सभी बच्चों को ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे देने, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे सब लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए इधर, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, the first term of a GP is 1. Fifth terms is 90. तो बच्चों देखिए क्या दिया है, the first term of a GP is 1, the sum of the third and fifth terms is 90. Find the common ratio of GP. Find the common ratio of GP. तो ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जो भी पूछा जाता है, तो हम अगर nth टर्म पूछा जाता है तो nth टर्म को मान लेते हैं कि an है। यहाँ पे कॉमन रेशियो पूछा जा रहा है तो कॉमन रेशियो को मान लेते हैं r है। ठीक है ना? तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए करना। आपसे क्या पूछा गया है कि कॉमन रेशियो क्या होगा, तो आप लिख दीजिए लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। आर क्या है? इस जीपी का कॉमन रेशियो है। अब बच्चों अपना सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर दीजिए, काफी इजी है। देखिए क्या लिखा है, सम दिया है थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का। तो बच्चों ये थर्ड टर्म हो गया और ये फिफ्थ टर्म हो गया, इनका सम कितना है? देखिए क्वेश्चन में 90। और आपको बच्चों फर्स्ट टर्म भी पता है, तो फर्स्ट टर्म को आप क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, तो ए की वैल्यू आपको 1 पता है। तो बच्चों A3 आप क्या लिखते हैं? A3 लिखते हैं ए आर की पावर 3 - 1 यानी कि 2। A5 क्या लिखेंगे? ए आर की पावर 5 - 1 यानी कि 4 इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों अगर हम आर की वैल्यू और ए की वैल्यू पे ध्यान दें तो ए की वैल्यू हमको पता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों आप अपने मन में आर स्क्वायर को ए या टी मान लीजिए और इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है? तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 90 इक्वल टू 0। तो 10 9 या 90 भी होता है, तो आप इसके फैक्टर करना चाहेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर होंगे आर स्क्वायर प्लस 10 और मतलब a प्लस 10 a माइनस
9 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर होगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, इधर सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों क्या आया है, आर स्क्वायर प्लस 10 जीरो आया है और आर स्क्वायर माइनस 9 जीरो आया है। तो बच्चों आर स्क्वायर प्लस 10 तो कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि आर का स्क्वायर, अब आर कुछ भी हो, मान लो 0 भी ले लेंगे तो प्लस 10 करेंगे तो कभी जीरो तो होगा नहीं। तो मतलब आर स्क्वायर प्लस 10 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो आर स्क्वायर माइनस 9 जीरो होगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो बच्चों आपसे कॉमन रेशियो पूछा गया था, तो आपने कॉमन रेशियो अपना आंसर निकाल दिया है, दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, सबको क्लियर? इजी था क्वेश्चन काफी, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सब बच्चों के लिए क्वेश्चन काफी इजी है, बिल्कुल उसको टफ मत बनाइएगा। अगर आप टफ बना देंगे तो क्वेश्चन वाकई में आपको टफ लगेंगे। क्वेश्चन इजी है बहुत। ठीक है, सबको क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे मेरी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ द pth, qth and rth terms of gp is क्या है, a, b, c respectively, prove that a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये बच्चों 1 के इक्वल प्रूफ करना है। सभी बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो बच्चों यहां पर क्या दिया है आपके पास, जीपी के लिए बताया गया है कि जीपी का pth टर्म a है, तो pth टर्म a, इसको आप एक्सप्रेस करिए। pth टर्म क्या होगा, अगर मान लो ये जो आपके पास दी है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप मान लीजिए जो फर्स्ट टर्म है इस जीपी का आपको पता नहीं है, तो आप फर्स्ट टर्म को लेट कर लीजिए, वो कैपिटल ए है, और कॉमन रेशियो को आप लेट कर लीजिए, वो कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर। तो बच्चों अगर आप pth टर्म लिखेंगे तो pth टर्म क्या होगा, वो होगा a r की पावर p माइनस 1, और ये pth टर्म क्या दिया है बच्चों, a दिया है। क्या दिया है pth टर्म, a दिया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है pth टर्म ऑफ अ जीपी इज a। ठीक है ना, सबको क्लियर? ये नहीं है, क्या बन गया, a इज इक्वल टू ए आर की पावर p माइनस 1, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बच्चों क्या दिया है, देखिए क्यूथ टर्म, तो क्यूथ टर्म क्या होगा, ए आर की पावर q माइनस 1, और ये किसके इक्वल दिया है, b के। सिमिलरली बच्चों जो आरथ टर्म है तो वो होगा ए आर की पावर r माइनस 1, और वो क्या दिया है, c दिया है। तो बच्चों ये आपकी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी, c की पावर p माइनस क्यू। अब बच्चों ए बी सी आप जानते हैं, वो सब उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए पुट करिए। तो a क्या है, वो है a r की पावर p माइनस 1, अब होल पावर क्या आएगी, q माइनस r। b क्या है बच्चों, वो है a r की पावर q माइनस 1, ठीक है, और होल पावर क्या है, r माइनस p। c क्या है बच्चों, वो है a r की पावर r माइनस 1, ठीक है, होल पावर क्या है, p माइनस q। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो ये बच्चों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग उसको बहुत ही गलत पैटर्न से करते हैं और एग्जाम में वो गलत भी हो जाता है। तो आपको पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही बना करके रखना है। तो ये हो गया q माइनस 1, ये हो गया r माइनस पी, ये हो गया p माइनस क्यू, और ये हो गया r की पावर p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। तो यहां तक सभी बच्चों को आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, बेस यहाँ पर सेम है, ये देखिए ए ए ए 3 बार है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम पावर में ऐड कर सकते हैं। तो a की पावर हो जाएगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू।
उसी तरीके से बच्चों r की पावर में बेस सेम करके सबको ऐड कर दो। जब सबको बच्चों आप ऐड कर दोगे ना तो क्या बचेगा, ये बचेगा QP माइनस Q माइनस RP प्लस R, यही आया पहले वाले टर्म से। फिर आया प्लस का QR माइनस का QP माइनस का R प्लस का P आया। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या आएगा, आएगा प्लस का PR माइनस का P माइनस का QR प्लस का Q। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहां भी 0 बचेगा और इसकी पावर भी 0 बचेगा, और किसी की भी पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बच्चों आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन था ये। सिर्फ वैल्यूज पुटिंग आपको सही ढंग से करनी है और कोई काम नहीं है आपके पास। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा होगा जो जिसको ना समझ में आया तो मेरे को अभी बता दे। तो हम लोग बच्चों अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। तो बच्चों क्वेश्चन का लेवल हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन के लेवल्स को बढ़ाएंगे। तो अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी थ्योरी और थोड़े से स्टैंडर्ड बताते हैं। आपको बच्चों जैसे मैंने बताया था ना, एपी में कभी भी 3 टर्म लेते हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी, इस तरह से लेते हैं, आपको याद होगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी स्टैंडर्ड होता है, मतलब आप हेडिंग डाल दीजिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स, फिर लिखिए टर्म्स, फिर लिखिए कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो बच्चों अगर 3 टर्म आपको लेने हैं तो आप इस तरह से लेंगे a अपॉन आर, ए आर। तो बच्चों जीपी में कभी भी आप 3 टर्म लेंगे तो इस तरह से आप ले सकते हैं a अपॉन आर, ए आर। अगर आप डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से तो कॉमन रेशियो आर आएगा। और बच्चों कभी भी आपको 4 टर्म्स लेने होंगे तो आप इस तरह से लेंगे a अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ये होता है। और बच्चों इसका कॉमन रेशियो होगा आर स्क्वायर। और बच्चों कभी भी जीपी में आपको 5 टर्म लेने होंगे तो आप लेंगे a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, और इसमें बच्चों कॉमन रेशियो होता है। तो आप कॉमन रेशियो भले ना याद रखें, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि एटलीस्ट कम से कम गिरी हालत में जिस तरह से आपने एपी में लर्न किया था 3 और 4 टर्म्स के लिए, वैसे आपको जीपी में भी 3 और 4 टर्म्स के लिए लर्न करना पड़ता है। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे इधर ध्यान दें। तो क्वेश्चन है बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। इफ A, B, C, D and P are different real numbers, are different real numbers. A, B, C, D and P are different real numbers such that आपके पास एक रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में p स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास एक रिलेशन गिवन है -2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस cd टाइम्स p प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। then show that A, B, C and D are in GP, are in GP। ये किसमें है? GP में। तो सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पर,
तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग ने किया है कभी? तो देखिए बच्चों, उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ हमारी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका आंसर। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों जो आपके पास बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, यानी ये एक्सप्रेशन जो अभी मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है। जो इस एक्सप्रेशन को बेटा रीअरेंज करो, आप सही से लिखो जरा। मतलब आप क्या करो, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म, तीसरे ब्रैकेट का पहला टर्म, इस तरह से टर्म्स कलेक्ट करो। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab p प्लस बी स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे। फिर बच्चों सिमिलरली पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा टर्म और तीसरे ब्रैकेट का भी दूसरा टर्म, इसको लीजिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर। अब आप बच्चों ये समझ गए होंगे। सिमिलरली जो बचे हुए टर्म्स हैं बच्चों, उसको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ये क्वेश्चन फिनिश होने की कगार पे आ गया। देखिए बच्चों, पहला ब्रैकेट क्या बताता है, वो बताता है कि वो AP माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा ब्रैकेट क्या बताता है, BP माइनस सी का होल स्क्वायर। तीसरा ब्रैकेट क्या बताता है, CP माइनस डी का होल स्क्वायर। और बच्चों तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है लेस देन इक्वल टू 0। और बच्चों अभी आपको मैंने बताया था कि तीन परफेक्ट स्क्वायर, या आपको पहले भी बताया है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, वो या तो 0 होते हैं या तो 0 से बड़े होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो बच्चों ये तो तीन तीन परफेक्ट स्क्वायर्स है, ये कभी लेस देन 0 तो हो नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका मतलब लेस देन 0 तो नहीं, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो ये बच्चों इक्वल टू 0 कब हो सकते हैं, जब तीनों ब्रैकेट्स क्या हो, इंडिविजुअल इक्वल हो। मतलब पहला ब्रैकेट भी 0 हो, दूसरा ब्रैकेट भी 0 हो और तीसरा ब्रैकेट भी 0 हो। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैंने बच्चों उनको 0 कर दिया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से P की वैल्यू क्या आई है, यहां से P की वैल्यू आई है B/A। और सेकंड टर्म से जो सेकंड एक्सप्रेशन को 0 किया, उससे P की वैल्यू क्या आई है C/B। और थर्ड वाले से D/C। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो P है वो B/A, C/B, D/C। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आप कहोगे सर ABCD आर इन GP है ये, विद कॉमन रेशियो, विद कॉमन रेशियो P। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा कि ABCD आर इन GP विद कॉमन रेशियो P, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आ रहा है, या इसको जीपी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जीपी कैसे बनती है, जीपी ऐसे ही तो बनती है। इधर ध्यान दीजिए, जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, है ना, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो। अगर ये सब आपस में क्या हो जाए, अगर ये सब आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और इक्वल है, और किसके इक्वल है, पी के, तो ये क्या बन जाता है, पी बन जाएगा कॉमन रेशियो, क्योंकि सबका रेशियो सेम है। तो यही तो मैंने लिखा है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो हमसे दोबारा पूछ ले भाई, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। और आपको इस एक्सप्रेशन को देख करके समझ में आना चाहिए कि जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आया हो तो वो दोबारा बिना हिचकिचाए पूछ सकता है हमसे। ठीक है, ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द sum of three numbers in GP, if the sum of three numbers in GP is
38, if the sum of three numbers in GP is 38 and their product is 1728, find them. ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर अब हम लोग लिखेंगे और ध्यान से देखिएगा। If the sum of three numbers in GP is 38 and their product is 1728, find them. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों आप थ्री नंबर्स कुछ भी लेट नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था, आप उसी तरीके से थ्री नंबर्स को लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे? लेट द थ्री नंबर्स बी, क्या क्या बताया था? A अपॉन आर, ए आर, ऐसे ही बताया था। अब बच्चों आपको क्या दिया गया है? सम दिया गया है 38 और प्रोडक्ट दिया गया है 1728। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इनका प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करने पर आपके पास क्या आ रहा है? 1728। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा 1728। दैट मीन्स बच्चों ए जो होगा वो 1728 का क्यूब रूट होगा, है ना? और 1728 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। मतलब क्यूब रूट मतलब तीन तीन के पेयर करके आप निकाल लीजिए, मतलब 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए जैसे एलसीएम लेते हैं, तो उसके बाद जो है तीन तीन के पेयर निकालिए तो आपका 12 आएगा। ठीक है, तो ए आपका बच्चों 12 आ गया, तो मैं ए को लिख देता हूँ 12। अब बच्चों और क्या गिवन है आपके पास डाटा? आपके पास गिवन है कि इनका जो सम है, इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो क्या है? 38। तो तीनों नंबर्स का सम करिए, तो दैट मीन्स कैसे सम करेंगे? आप करेंगे ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। इसमें ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू पुट कर लीजिए या ए कॉमन ले लीजिए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 है। ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, उसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट में 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर का, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 38। तो बच्चों अभी क्वेश्चन खत्म होने की स्टेज पे आ रहा है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो बनेगी 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे 3r माइनस 2, 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से r की वैल्यू आ गई है। एक बार r की वैल्यू आ रही है आपके पास 3/2 और r की वैल्यू आपके पास आ रही है 2/3। दैट मीन्स r की दो वैल्यूज है और a की वैल्यू भी आपको पता है। तो बच्चों एक बार आप a अपॉन आर ए आर में a 12 लेंगे और r 3/2 लेंगे तो उससे एक सीक्वेंस बनेगा, और एक बार a अपॉन आर ए आर में a को 12 लीजिएगा, r को 2/3 लीजिएगा, उससे एक सीक्वेंस बनेगा। तो एक बार आपकी इंक्रीजिंग एपी बन जाएगी, एक बार आपकी डिक्रीजिंग एपी बन जाएगी। तो आपके दो आंसर्स हो जाएंगे, जिसको मैं अलग से आपके सामने लिख देता हूं। तो बच्चों आपके आंसर्स हो गए, एक आएगा 8, 12, 18 और दूसरा हो सकता है 18, 12 और 8। तो एक बार इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी, और एक बार डिक्रीजिंग एपी। ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, यानी इस तरह की दो एपी पॉसिबल हो सकती हैं जो आपके सामने लिखी हुई। तो अब बच्चों एक और क्वेश्चन अभी हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो सभी को मेरी आवाज तो यहाँ पर आ ही रही होगी क्लियर कट। तो हम बच्चों आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द, देखिए बच्चों, इफ द फर्स्ट and the nth term of a GP, if the first and the nth term of a GP, if the first and the nth term of a GP are A and B respectively, ठीक है। अब आपके पास गिवन है, if
P, ध्यान दीजिएगा, if P is the product, if the P is the product of first n terms, prove that, इधर ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab की होल पावर n। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है पूरी तरीके से, अब आपको ध्यान देना होगा। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और nth टर्म भी गिवन है, और आपको जो है बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का वो p है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो p स्क्वायर है वो है ab की होल पावर n। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको गलत ही कर देते हैं, इसलिए अब आप इसका सॉल्यूशन समझ लीजिएगा, फिर गलत मत करिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये काफी जगह मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर सारी चीजें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, लेकिन कॉमन रेशियो नहीं गिवन है। तो पहले आप नेट कर लीजिएगा कि जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो आर है। ठीक है, तो बच्चों क्या दिया है आपके पास गिवन है, जो nth टर्म है वो बी है, ये तो गिवन है, और nth टर्म क्या होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आर है n-1 इंटू इक्वल टू बी। तो बच्चों यहां से कॉमन रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो आपको पता है। तो यहां से आ जाएगा r की पावर n-1 इज इक्वल टू b बाई ए। दैट मीन्स r क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा b बाई ए होल पावर 1 अपॉन n-1। इधर देखिए, जैसे r स्क्वायर इक्वल टू b बाई ए आप स्क्वायर रूट लेते हैं, वैसे r की पावर n-1 है, तो दोनों तरफ पावर में 1 अपॉन n-1 करेंगे तो r आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में यहां पे थोड़ी सी बच्चों को कम समझ में आता है, मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। उन्होंने लिखा है जो p है ना, p वो प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का। तो फर्स्ट n टर्म्स क्या होते हैं, a स्क्वायर ar क्यूब डॉट 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 ar की पावर n-1। तो बच्चों फर्स्ट n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो बच्चों ये बन गया p इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये प्रोडक्ट हो रहा है, अगर a 2 बार मल्टीप्लाई होता तो a स्क्वायर हो जाता, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता तो a क्यूब होता, 4 बार a मल्टीप्लाई होता तो a की पावर 4 होता, n बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a की पावर n हो जाएगा। अब देखो बच्चों, r कहां से चालू हो रहा, सेकेंड टर्म से, यानी कि 1 + 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती चली आएगी n-1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब बच्चों ये आप मत कहिएगा कि आपको एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम ये होता है 1/2 n+1। अब आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम चाहिए, क्योंकि वही आपको यूज करना है। तो वो होगा 1/2 n-1 इंटू n। ठीक, तो बच्चों आप p को डिफाइन करिए, आपका p कैसे डिफाइन होगा, p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर किससे रिप्लेस हो जाएगी, 1/2 n-1 से, इससे रिप्लेस हो जाएगी r की पावर। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास बच्चों जो प्रूफ करना है उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ भी बढ़ना है, और कॉमन रेशियो की वैल्यू नहीं पता है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू बच्चों अभी मैंने ऊपर लिखवाई है, उसको देख लो, वो है b बाई ए। क्या है, b बाई ए 1 अपॉन n-1। और बच्चों ये कॉमन रेशियो जो है ना, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशियो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 n-1। तो आप क्या कहोगे सर कि n-1 से n-1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, p इज इक्वल टू a की पावर n b बाय a की होल पावर n/2, ये बचा। तो बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, अब या अभी भी करूं मैं, तो p इज इक्वल टू ऊपर a की पावर n है, ये b की पावर n/2 है, नीचे भी a की पावर n/2 है, क्योंकि होल पावर में था। तो बच्चों n-n/2 कितना होता है, n-n/2 तो n/2 होता है, तो b की पावर n/2। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट इज p इज इक्वल टू ab की होल पावर n/2, ये आ गया। अब बच्चों आपको p नहीं निकालना है, आपको p स्क्वायर निकालना है।
तो जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये n/2 से n हो जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना था p स्क्वायर इज इक्वल टू ab की होल पावर n, वो प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। प्रूव्ड। अब आप देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो वो दोबारा पूछ ले। बिल्कुल, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अभी किसी को पूछना है तो पूछ ले। बोलो। किसी को छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो वो बिल्कुल आराम से पूछ ले, मैं रुका हुआ हूँ। तो किसी को प्रॉब्लम है अभी भी कि क्लास में कौन कौन जो बच्चे बैठे होंगे मेरे को तो नहीं पता। आकर्षण होना चाहिए, देवांश होना चाहिए, ऋषि होना चाहिए, और मानसी होगी, कृति होगी, अफान खान करके एक बच्चा है, पता नहीं आया है कि नहीं आया है। ये सब बच्चे होंगे, श्लोक भी हो सकता है। तो भैया जिसको मेरी आवाज आ रही है तो पहले देख लो यहाँ तक आपको क्लियर है। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, अभी भी आप देख लो, अगर नहीं क्लियर हो तो मेरे को बता दो। तो आप अब आगे कंटिन्यू कर चुके हैं, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आपको देखना होगा सम के लिए कि सम जीपी का क्या होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी मैंने आपको क्या बताया था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैसे ही बच्चों आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों उसको दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सम होता है n टर्म्स का a r की पावर n-1 अपॉन r-1। r इज कॉमन रेशियो, a इज फर्स्ट टर्म, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेकर के इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कॉमन रेशियो क्या है। अगर बच्चों कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच का है, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, तो आप ये यूज करेंगे। और कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसकी एज सच कोई प्रूविंग मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, प्रूविंग नहीं आती है इसकी। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसके अलावा बच्चों आपको एक और स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स आप समझते हैं, जैसे ar क्यूब, ar स्क्वायर, ये डॉट 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 चलता ही चला जा रहा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वो होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वो होता है a अपॉन 1 माइनस r, जहां पे जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। जो कॉमन रेशियो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच का एक नंबर होता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करके चेक करते हैं पहले, तभी हम लोग को बात क्लियर होगी। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया है, फाइंड द सम टू n terms of the sequence, n terms of sequence। आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, फाइंड द सम टू n terms of a sequence। सीक्वेंस है आपका a n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 3n, ये दिया हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको क्लियर है पूरी तरीके से, ये आपको
सम निकालना है इस सीक्वेंस का जिसका nth टर्म आपको गिवन है, और यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो आप n है, स्मॉल n आपका वो नेचुरल नंबर। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, वो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे ना अप टू an तक, यही होगा सम ऑफ n टर्म्स। तो बच्चों जब a1 निकालेंगे तो ये बहुत इजी है, वो हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे तो लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3, ऐसे तो लिखेंगे 1 2 3, इस तरह से लिखते चले जाएंगे, प्लस डॉट 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 प्लस an क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 3n, इस तरह से हो गया an आपका यही हो जाएगा सेम। अब बच्चों अब आप टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, सबके फर्स्ट टर्म कलेक्ट करिए, जो 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, डॉट 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 2 की पावर n आ जाएगा, ये आएगा, प्लस फिर 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, सबसे 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। अब बच्चों क्वेश्चन आपका हो चुका है, आप समझ गए होंगे, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, क्योंकि ये जीपी है, इसका कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो क्या बताया था, ए होता है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो वहां पे क्या है 2, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 से लेके n, यानी कि n है -1 अपॉन r -1, ये कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, इसलिए पहला वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है सबको। प्लस दूसरे में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी होता है 1/2 nn + 1। तो बच्चों मेरे को सॉल्व करके आपको आंसर बताना था, ये आंसर आ गया है, इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अभी किसी को और दोबारा पूछना हो तो वो बिल्कुल हमसे पूछ सकता है, ये मैंने दोबारा आपकी स्क्रीन पे दोबारा क्वेश्चन प्लेस कर दिया, ध्यान से देख लीजिए, दोबारा पूछना है तो आप बिल्कुल दोबारा पूछ सकते हैं। कोई एक सिंगल बच्चा भी हो जिसको दोबारा पूछना हो तो बिल्कुल बेहिचक दोबारा पूछ सकता है। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक वैरायटी होती है, वो भी आपको समझनी होगी, ये सारे क्वेश्चंस की एक एक मैं वैरायटी कराता चला जा रहा हूँ, आपको बस ध्यान देना है। तो बच्चों आपके पास सम निकालना है, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। तो सम है बच्चों आपका 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इस तरह से ये सीक्वेंस चलता चला जा रहा है, प्लस अप टू n टर्म्स, इसका सम आपको निकालना है। तो बच्चों ये सम किस तरह से निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, इसको करने की एकदम स्ट्रैटेजी होती है, जिस बच्चे को स्ट्रैटेजी पता होगी वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है बच्चों, सबसे पहले आप देखिए क्या करना है, सब में से आप क्या करिए 5 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स, ऐसे बचेगा। यही करने की स्ट्रेटेजी, और कोई तरीका इसमें काम नहीं आता है। उसके बाद बच्चों 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, भाई 9 से डिवाइड किया 9 से मल्टीप्लाई किया, जो 9 मल्टीप्लाई होगा 9 1 जा 9, 11 9 जा 99, फिर 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये 999 फिर हो जाएगा, तो 9999, इस तरह से चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया, अप टू n टर्म्स तक मैंने लिख दिया। फिर 5/9, देखिए बच्चों जो पहला 9 है, ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, जो पहला 9 है उसको लिख दीजिए 10 - 1 या 10 की पावर 1 - 1। दूसरा 9 है उसको लिख दीजिए 10 की पावर 2 - 1, मतलब 100 - 1 99 होता ही है। तीसरे को लिख दो 1000 - 1, मतलब 10 की पावर 3 - 1। अब आप समझ गए, बोलो समझ में आ रहा है, पहला टर्म क्या है 10 - 1, दूसरा टर्म क्या है 10 स्क्वायर - 1,
10 की पावर 3 माइनस 1, तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा 10 की पावर n माइनस 1। बोलो भाई, क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे कि मैं 10 10 10 के टर्म्स ये कलेक्ट करता चला जाऊंगा। तो 10 एक बार आएगा, फिर 10 स्क्वायर आएगा, फिर 10 क्यूब आएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा 10 की पावर n, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर मैं माइनस कॉमन लूंगा और 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार है? n टाइम्स है। 1 प्लस 1 लास्ट में भी 1 है। कितनी बार है ये? n टाइम्स। अब आप ऐसे मन में सोच लो, अगर 1 1 दो बार होता तो 2 हो जाता, 1 1 1 3 बार होता तो 3 हो जाता, 4 बार होता तो 1 1 1 1 4 हो जाता, n बार है तो n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5/9। बच्चों ये तो आपके पास जीपी बन गई है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है। तो फॉर्मूला बनेगा r ग्रेटर देन 1 वाला, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। तो a r की पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाय r माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 1 1 1 को आपने क्या लिख दिया? n लिख दिया। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इससे ज्यादा मैं आपको सिंप्लीफाई करके नहीं दे पाऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो आगे, या यहाँ पे ही आप छोड़ सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आना चाहिए किस तरह से मैंने किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे फिर से लगा दिया है, आप बिल्कुल आराम से देख लो। अभी इस वैरायटी का एक और क्वेश्चन होता है, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी करना है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सम निकालना है इन टर्म्स का, वो है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777, इस तरह से चलता चला जा रहा अप टू n टर्म्स। इसका सम निकालना है और पैटर्न वही अप्लाई होगा जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि सर सबसे पहले 7 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर? 0.1, फिर क्या बचेगा? 0.11, फिर क्या बचेगा? 0.111, फिर क्या बचेगा? 0.1111। ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब बच्चों फिर से 7 आपका कॉमन नहीं, मैंने क्या बताया था अगला स्टेप कॉमन लेने के बाद कि आप 9 से डिवाइड करोगे और 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 0.9, फिर ये हो जाएगा 0.99, फिर ये हो जाएगा 0.999, इस तरह से चलता चला जाएगा। सबको समझ में आ गया? अप टू n टर्म्स ऐसे ही चलता चला जाएगा सारा प्रोसेस। और बच्चों ध्यान दीजिए इधर 7/9, 0.9 को क्या लिखेंगे? 0.9 क्या होगा? 0.9 मतलब 9/10। 9/10 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10। देखो ध्यान से देखो, ये 9/10 है, ये 99/100 है, ये 999/1000 है, यही तो है अप टू n टर्म्स। अब बच्चों इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ताकि हमसे क्वेश्चन जल्दी हो जाए? तो आप कहोगे सर जो 9/10 है उसको लिखेंगे 1 माइनस 1/10, है ना? 1 माइनस 1/10, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/100, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/1000। ठीक है, टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। यहां तक आ गया समझ में? तो बच्चों ये हो जाएगा 7/9 टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कहां तक है? ये 1 1 1 कब तक है? 1 1 है आपका n टाइम्स। ठीक है, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 1/10। ठीक है, प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला टर्म 1/10 है, दूसरा टर्म 1/10 स्क्वायर, तो nth टर्म क्या होगा? 10 की पावर n हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है, 1 1 1 1 1 n टाइम्स आ रहा, तो उसको आप n ले लीजिए माइनस ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/10 है, यानी कि लेस देन मतलब 0 से 1 के बीच का इसका कॉमन रेशियो है जीपी का। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना? कौन सा बताया था? a
a की जगह 1/10 है, r की पावर n माइनस 1 नहीं, 1 माइनस r क्या है, कॉमन रेशियो की होल पावर n, ठीक है, 1 माइनस r की पावर n होल डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कट। तो सभी बच्चों को ये पार्ट एकदम क्लियर होगा, क्यों भाई, सब बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप जो सिंप्लीफाई करना चाहें वो आप अपना कर लीजिएगा। मैं पूरा सिंप्लीफाइड करने पे आंसर लिख देता हूँ क्या आता है इसमें। पूरा जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा 7/9 टाइम्स n माइनस 1/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर होल n या 10 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 ही होता है। तो बच्चों ये आपका फाइनल क्वेश्चन का आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा हमसे पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे फिर कंटिन्यू कर जाएंगे। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर गए हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज है बच्चों x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो अभी इनफाइनाइट टर्म्स की तो बात ही नहीं आई है, अभी तो हम n टर्म्स के लिए ही तब से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है। तो क्या करिए कि जो पहले पहले टर्म सबके दिए हैं ना, जो पहले पहले टर्म सबके दिए हैं, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 6, सबके पहले पहले टर्म पहले आप कलेक्ट करो कलेक्ट। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6, इस तरह से चलता चला जाएगा और ये होगा एक्स की पावर 2n, ठीक है ना। इसका nth टर्म में 2 4 6 है तो क्या होगा, 2n ही तो होगा nth टर्म। n की जगह 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा, 3 डालोगे तो 6 हो जाएगा। प्लस अब ध्यान से देखिए क्या बचा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक है, एक्स की पावर n वाई की पावर n। हो गया। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। तो एडेड टर्म्स की जगह मैंने एडेड टर्म की वैल्यू डाल दी है, x की पावर n y की पावर n। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों। ये सीरीज जीपी में है, इसका सम आप निकालना जानते हैं, सम की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो गया a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस इसका फर्स्ट टर्म हो गया एक्स वाई, ये हो गया r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया है। किसी को पूछना है तो दोबारा पूछ लेना, समझ में आया, बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन देख करके जल्दी कोई छोड़ देता है, इसमें करना कुछ नहीं होता, टर्म्स को रीअरेंज करके कलेक्ट करना होता है। तो बच्चों अब जो हम क्वेश्चन दे रहे जा रहे हैं वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा, मैं टाइम दूंगा आपको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए इफ f is a function, if f is a function
satisfying the relation relation बच्चों आपका दिया है f of x plus y is equal to fx into fy, ये एक रिलेशन दिया है, इसको आप सेटिस्फाई करना। फॉर ऑल x, y belong to n such that if 1 is equal to 3 और क्या गिवन है, एंड समेशन fx, x जा रहा 1 से लेकर के n तक, ये दिया है 120। फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, f1 3 दिया है, एक रिलेशन दिया है और दिया है समेशन x जा रहा 1 से लेकर के n तक, fx इज इक्वल टू 120, आपको n निकालना है। तो बच्चों जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, उसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी था। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या किया, समेशन में x की जगह 1 से लेकर के n तक वैल्यू डाल दी, तो बन गया f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn इज इक्वल टू 120। उसके बाद आपको रिलेशन दिया था fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy, इसमें यूज किया आपने, x और y नेचुरल नंबर है तो 1 से चालू होंगे, x की जगह 1 डाला, y की जगह 1 डाला, तो f2 इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर बन गया, और f1 का स्क्वायर, f1 की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर बन गया। उसी तरीके से आपने x की जगह 1 और y की जगह 2 डाल के f3 निकाल दिया, 3 क्यूब आ गया। और सारी वैल्यूज निकालने के बाद जो आपके पास समेशन गिवन था उसमें मैंने वैल्यूज डाल दी, और वैल्यूज डालने के बाद आपकी जीबी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, जीबी का सम लगा दिया और आपका आंसर निकल करके आ गया। तो अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दे भले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ s be the sum, if s be the sum, p the product, p the product, and r the sum of the reciprocals of n terms of GP, of n terms of GP, then prove that s upon r की whole power n is equal to p square। The question है, if s be the sum, p the product and r be the sum of the reciprocal of n terms of a GP, तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बच्चों s क्या है, s है जीपी के n टर्म्स का सम। तो s को डिफाइन करिए, s आप कैसे लिखेंगे, a ar स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ना। तो जीपी के n टर्म्स का सम है, उसको कह रहा s। इसको आप और भी क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होता है जीपी के n टर्म्स का सम। p क्या है बच्चों, p है इस जीपी के n टर्म्स का प्रोडक्ट। और बच्चों प्रोडक्ट से कहानी जो वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, बताया है ना, प्रोडक्ट वाला। तो बच्चे ये क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट ये बन जाता है आपका फाइनली a की पावर n, r की पावर क्या होता है, ये सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ ap होता है, ये होता है 1/2 n माइनस 1। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको p भी क्लियर कर दिया, r भी क्लियर कर दिया, p भी क्लियर कर दिया, s भी क्लियर कर दिया, अब r क्लियर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ो बच्चों, r क्या है, r है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, जो जीपी के n टर्म्स है ना उनके रेसिप्रोकल का सम जो है बच्चों r है, यानी 1/ar 1/ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/ar की पावर n माइनस 1, ये बच्चों r है। तो बच्चों r ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो क्या है 1/r। देखिए ये जीपी है एक जिसका कॉमन रेशियो 1/r है, और फर्स्ट टर्म a 1/a है, तो कॉमन रेशियो 1/r है, तो लगा दिया फॉलो 1/a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है।
इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये बन जाएगा 1/a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 अपॉन आर की पावर n माइनस, ऐसा आएगा बच्चों कुछ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ ऐसा आएगा। और ये जो कॉमन रेशियो है ना, ये 1/r हो गया है, तो वो ऐसा करिए कि रिलेशन डेवलप करने के लिए ऊपर आपने लिखा है r-1, तो उसको भी r-1 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेकर के इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, r की पावर n-1 अपॉन r-1 इंटू 1 अपॉन r की पावर n-, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते। तो बच्चों आपने r डिफाइन कर लिया, p डिफाइन कर लिया, s डिफाइन कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन आप खत्म हो चुका। अब आपको पेशेंस रखते हुए क्या करना है, सबसे पहले s अपॉन r निकालना है। सबसे पहले बच्चों आप s अपॉन r निकालिए। तो ये बच्चों s अपॉन r आ गया। तो s अपॉन r क्या आ रहा है, ये आ रहा है a टाइम्स r की पावर n-1 होल डिवाइड बाय r-1, ठीक है। s अपॉन r बच्चों हम निकाल लें, ध्यान से देखिए, s को r से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों जब हम s को r से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म न बन रहा है। आप अपनी कॉपी में डिवाइड करिए, ठीक है। ये देखिए मैंने डिवाइड कर दिया। तो बच्चे डिवाइड होने पर क्या आ रहा है, यार s अपॉन r इज इक्वल टू a स्क्वायर की पावर r की पावर n-1, s अपॉन r आ गया बच्चों, ठीक है, a स्क्वायर r की पावर n-। अब बच्चों आगे देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है s अपॉन r की होल पावर n, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, s अपॉन r की होल पावर n प्रूफ करना है। तो दोनों तरफ होल पावर n लीजिए। जब दोनों तरफ होल पावर ऑफ n लेंगे, n दोनों तरफ होल पावर n लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर 2n और r की पावर बन जाएगा n इंटू n-1, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक आपको सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब बच्चों s बाय r की होल पावर n को क्या प्रूफ करना है, p स्क्वायर। तो बच्चों उसको p बनाने की कोशिश करो, p बनाने की कोशिश करो, तो ये हो गया a की पावर n, जो a की पावर 2n है उसको लिख दो a की पावर n, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब जबरदस्ती का इस तरह से उसको लिख दो। ये देखो बच्चों, पावर मैंने 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 डिवाइड कर दिया, और a की पावर 2n का 2 जो है बाहर स्क्वायर करके कॉमन ले लिया। तो बच्चों देखो हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, ध्यान से देखो प्रूफ हो गया। ये बन गया s अपॉन r की होल पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों p। देखिए ये ऊपर क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था, दिस इज कॉल्ड p। तो ये बच्चों p स्क्वायर बन गया। तो देखो भाई किस बच्चे को ना समझ में आया हो तो वो दोबारा पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन इज ओवर नाउ। आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करने थे और क्वेश्चन हो गया।